AE1 हिंदी अध्याय 1 प्रस्तावना। आकाश में चमकता चांद _ एक। आह, एक तीखी चीख आलीशान प्राचीन कमरे में गूंज उठी। मैं अब और बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बहुत दर्द हो रहा है। लॉन्ग लिली, तुम सच में बहुत मेहनती हो। क्या एक बच्चा काफी नहीं था? तुम्हें मुझे 2 बच्चे देने पड़े, इससे मेरी जान निकल रही है। पत्नी, धीरज रखो पत्नी, तुम सबसे अच्छी हो। हाँ, बस मेरे हाथ को जोर से काटो, मुझे जरा भी दर्द नहीं होगा। लॉर्ड लॉन्ग, जब आपकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही हो तो आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। कृपया कमरे से बाहर चले जाए, दाई ने चिंतित होकर आग्रह किया। बकवास, अगर उसने जाने की हिम्मत की तो मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। कसम से, मैं तुम्हें काट डालूंगी। आह! कान फाड़ देने वाली चीख आसपास की सड़कों तक गूंजती हुई प्रतीत हुई। धीरे धीरे चीख पुकार कम होने लगी। बीवी, हिम्मत मत हारो, पहला बच्चा आ रहा है, जीत नजदीक है। अरे पीछे वाले, अपने भाई को लात मत मारो। इतनी जल्दी क्यों है? दाई, क्या दूसरे बच्चे का पैर पहले बाहर आना सामान्य बात है? कमरे में एक बेचैन आवाज गूंज उठी। वाह वाह! कमरे में बच्चे की स्पष्ट रोने की आवाज गूंज उठी। आखिरकार पहला बच्चा पैदा हुआ। लॉन्ग लिली, मत भूलना जैड ब्रेसलेट, जिसका तुमने मुझसे वादा किया था, उसकी पत्नी ने कमजोरी से बुदबुदाया। खरीदो खरीदो, वो पारदर्शी खरीदो जो पूरी तरह हरा है। ठीक है, तो मैं धक्का दूंगी और दूसरे बच्चे को जन्म दूंगी। एक पल के बाद, वाह वाह, पहले की तरह ही जोर से एक शिशु भी बाहर आ गया था। बधाई हो लॉर्ड लॉन्ग, यह एक और बेटा है। जुड़वा लड़के, आप और आपकी पत्नी सचमुच धन्य हैं। क्या एक भी लड़की नहीं? लॉन्ग लिली आश्चर्य से बोली। लॉन्ग लिली, तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी पत्नी की आवाज कमजोर और रुक रुक कर आ रही थी। वह लगभग उठ बैठी थी। बेटे भी अच्छे होते हैं, बेटे भी अच्छे होते हैं, हाँ बेटे भी अच्छे होते हैं। लॉन्ग लिली ने जल्दी से आश्वस्त किया। एक बार फिर अराजकता के बाद कमरा अंततः शांत हो गया। 2 समान बच्चे अपनी मां के बगल में लेटे हुए थे। अपनी पत्नी के पीले चेहरे को देखते हुए लॉन्ग लिली सहानुभूति से भर गया। ये सब इन 2 छोटी चीजों की वजह से है। तुम्हें वास्तव में बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा, प्रिय। उसकी पत्नी ने उसे तिरछी नजर से देखा और उसकी आस्तीन खींचते हुए उसे अपने पास बुलाया। क्या दर्द हुआ? मैं नरमी नहीं बरत रही थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं, अगर होता भी तो क्या इसकी तुलना आपके बच्चे को जन्म देने से की जा सकती है? क्या महिलाओं के लिए प्रसव से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी हो सकता है? औरत ने हल्की हंसी हंसते हुए उसे फिर से तिरछी नजर से देखा, लेकिन उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं। चलो अपने खजानों का नाम बताते हैं। लॉन्ग लिली ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हमारे परिवार में हम नामों के लिए दोहराए गए अक्षरों का उपयोग करते हैं, जैसे मैं और मेरी बहन। उसका नाम लॉन्ग शान है और मेरा नाम लॉन्ग लिली है। मैंने पहले ही एक नाम सोच लिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 2 बच्चों को जन्म दोगी। तुमने क्या नाम सोचा है? पत्नी ने उत्सुकता से पूछा। लॉन्ग लिली ने गर्व से कहा, मेरे बेटे, भविष्य में वह निस्संदेह एक मजबूत और दबंग व्यक्ति होगा। दबंग शब्द का प्रयोग करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उनकी पत्नी ने नाम बुदबुदाया। लॉन्ग बा, दोहराए जाने वाले शब्दांश होंगे, लॉन्ग बाबा। लॉन्ग लिली ने, जिसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था, जवाब दिया, बिल्कुल यही बात है। वह अपनी पत्नी के चेहरे पर छाई उदासी को देख पाने में नाकाम रहा। तो क्या हमें दूसरे बच्चे का नाम सुन्न शब्द के नाम पर रखना चाहिए? क्यों? लॉन्ग मोमा, अच्छा नहीं लग रहा है ना? लॉन्ग लिली को अभी तक समझ नहीं आया था। थप्पड़। पत्नी ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए लॉन्ग लिली के हाथ पर थप्पड़ मारा। बकवास, कौन अपने बेटे का नाम बाबा रखता है? क्या तुम बेवकूफ हो? लॉन्ग बाबा, लॉन्ग मोमा, सिर्फ तुम ही ऐसा सोच सकते हो। आउच! लॉन्ग लिली को उसके थप्पड़ की चुभन महसूस हुई। इससे पहले कि उसे आखिरकार बात समझ आती, उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उफ, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। वैसे भी लॉन्ग मोमा का विचार तुम्हें ही आया था, मुझे नहीं। क्या आप जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत समय बाद दंपति ने 1 दर्जन से ज्यादा नाम सोचे, लेकिन कोई भी संतोषजनक नहीं लगा। पत्नी इतनी निराश हो गई कि उसने बात करना ही बंद कर दिया। जाओ, खिड़की खोलो, थोड़ी हवा अंदर आने दो, मेरा दम घुट रहा है। प्यारी, तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हें सर्दी नहीं लग सकती।
गर्मी है, मुझे क्या सर्दी लग जाएगी? खोलोगे या नहीं? ठीक है, मैं इसे खोल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए हवा रोक दूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, लांग लीली जल्दी से खिड़की के पास गई और उसे खोल दिया। अपनी पत्नी को सर्दी से बचाने के लिए वह खिड़की के सामने खड़ा हो गया और रात की घुटन भरी हवा को अपने शरीर से रोकने लगा। जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा, उसे पूरा चांद ऊपर लटका हुआ दिखाई दिया। पत्नी, मैंने सोच लिया है, मैंने अपने बच्चों के नाम सोच लिए हैं। आज रात आसमान में चांद चमक रहा है। अंडर द ब्राइट मून एक वादा है जो मैंने 10 साल पहले किया था। डुलुओ उपन्यास श्रृंखला खत्म करने के बाद मेरे मन में हमेशा गॉड्स सील कैथेड्रा रेक्स का अधूरापन रहा है। इसलिए मैंने गॉड्स सील कैथेड्रा रेक्स द स्काई पियर्सिंग डिवाइन सील लिखी और अब ये गॉड्स सील कैथेड्रा रेक्स का सिर्फ यही सीक्वल है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। नई किताब का विमोचन, बुकमार्क और सिफारिशें आमंत्रित। हर रोज शाम 5 बजे नया अध्याय। पवित्र और राक्षसी भूमि पर शांति 10,000 वर्षों से भी अधिक समय से कायम है। 10,000 साल से भी ज्यादा पहले, जब 6 महान पवित्र मंदिरों ने अंततः राक्षस जनजाति को पराजित कर दिया, जिससे उनका क्रमिक विनाश हुआ, तब मंदिर गठबंधन ने पूरे महाद्वीप पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। सैकड़ों वर्षों के विस्तार के बाद मंदिर संघ का स्वरूप तैयार हुआ। शांति विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है और युद्धों के बिना मानवजाति सुखी और आनंदमय जीवन जी रही है। 6 महान पवित्र मंदिरों के नेताओं के बीच विचार विमर्श के बाद मंदिर गठबंधन को मंदिर संघ में बदलने का निर्णय लिया गया, जिसके 2 मुख्य भाग संघीय सरकार द्वारा गठित किए गए हैं। एक भाग पवित्र प्रतिनिधि है, जो 6 महान पवित्र मंदिरों के शक्तिशाली सदस्यों से बना है, जो मुख्य रूप से संघ की सैन्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं और प्रमुख निर्णयों में भाग लेते हैं। दूसरा भाग संघीय सरकारी मामलों का कार्यालय है, जो संघ द्वारा विभाजित 36 प्रांतों के प्रशासकों से बना है, जो मुख्य रूप से संघ के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, विभिन्न नीतियों का निर्माण करते हैं और प्रमुख निर्णयों में भाग लेते हैं। ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे की देखरेख और सहायता करती हैं। मंदिर संघ के 36 बड़े प्रांतों को एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता प्राप्त है और प्रांतों के प्रशासक सीधे संघीय सरकारी मामलों के कार्यालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय कार्यालय में एक मुख्य निदेशक और 4 उपनिदेशक होते हैं। उपनिदेशक बनने के लिए किसी व्यक्ति को किसी प्रांत का प्रशासक होना आवश्यक है, जबकि मुख्य निदेशक का चुनाव उपनिदेशकों में से ही होता है। प्रांतीय और संघीय दोनों कार्यालयों में हर 10 साल में चुनाव होते हैं। पवित्र प्रतिनिधि मंडल मंदिरों के 36 वरिष्ठ प्रमुखों से बना होता है। 6 प्रमुख मंदिरों में से प्रत्येक में मंदिर के वरिष्ठों के लिए 6 पद होते हैं, जिनका चुनाव स्वयं मंदिर द्वारा किया जाता है और ये पद उत्तराधिकार में नहीं मिलते। हालांकि मंदिर के वरिष्ठों के लिए कोई कार्यकाल सीमा नहीं है और हर 10 साल में 6 मंदिर उनकी सेवा जारी रखने की योग्यता की पुष्टि के लिए उनका परीक्षण करेंगे। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 6 प्रमुख मंदिर आंतरिक रूप से एक दूसरे की जांच करते हैं। 6 प्रमुख मंदिरों के संयुक्त शासन में मंदिर संघ धीरे धीरे राक्षस जाति द्वारा लाए गए साए और आघात से उबरकर फल फूल रहा है। 10,000 वर्षों की शांति ने पूरे संघ को समृद्ध बनाया है और इसके लोग शांति और खुशी से रहते और काम करते हैं। अन्नो प्रांत पवित्र और राक्षसी भूमि के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। प्रांत की राजधानी सोअरिंग ड्रैगन सिटी संघ में काफी प्रसिद्ध है। अपनी अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था या अपने 6 प्रमुख मंदिरों की मजबूती के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि सोअरिंग ड्रैगन सिटी सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं का उत्पादन करती है। इसलिए इसे संघ में पूर्व आकाश नीला पश्चिम सोअरिंग ड्रैगन के नाम से जाना जाता है और यह मध्य पश्चिम में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सोअरिंग ड्रैगन सिटी की एक बड़ी हवेली में लगभग 9-10 साल का एक लड़का छत के नीचे दबे पांव चल रहा था। उसकी चपल आंखें बीच बीच में इधर उधर देखती रहती, जिससे ये पता चलता कि किसी ने उसे कमरे में घुसने से पहले देखा तो नहीं था। लड़के की भौहें चिकनी थीं, आंखें चमकदार और गोल थीं और नाक सीधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अभी जिस कमरे में वह गया था, वहां एक और लड़का बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। गौर से देखने पर दोनों लड़के एक जैसे लग रहे थे। मुस्कुराता हुआ लड़का धीरे से बिस्तर के पास पहुंचा और अपने कपड़ों से पानी से भरी एक रबर की गेंद निकाली। उसने उसे सो रहे लड़के के सिर से 1 फुट ऊपर रखा। उसके चेहरे पर मुस्कान और अधिक गहरी हो गई और अगले ही पल उसने उसे छोड़ दिया। स्प्लैट! आह! लॉन्ग कोंग कोंग, मैं तुमसे लड़ूंगा। हवेली का द्वार खुला हुआ था और लॉन्ग लीली, जो शुद्ध सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर अत्यंत शांति थी,
एक लंबी सुंदर महिला को अपनी हवेली में ले जा रहे थे। डायरेक्टर हूँ, तब तो मुझे आपको परेशान करना ही पड़ेगा। मेरे वे दोनों लड़के आमतौर पर बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। वे अभी अभी सही उम्र के हुए हैं, इसलिए हम देखेंगे कि उन्हें किस मंदिर में स्वीकार किया जा सकता है। सुंदर महिला मुस्कुराए और बोली, हॉल मास्टर लॉन्ग, वे नम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके बेटे निश्चित रूप से असाधारण रूप से प्रतिभाशाली छोटे प्रतिभाशाली हैं, और मुझे विश्वास है कि सभी शाखा मंदिर उन्हें स्वीकार करने के लिए उत्सुक होंगे। वास्तव में मैं बहुत उत्सुक हूं कि आपने उन्हें सीधे पुजारी शाखा मंदिर में शामिल क्यों नहीं होने दिया। लॉन्ग लिली ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए खांसते हुए लगभग ये कह दिया कि मेरी पत्नी इसकी अनुमति नहीं देगी। उसे अभी भी साफ याद है कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी ने घृणा से कहा था, पुजारी किस काम के, वे तो अपने शरीर को भी ठीक नहीं कर सकते। लॉन्ग कौन कौन, बेहतर होगा कि तुम भागो नहीं। पीश, केवल कछुए ही नहीं दौड़ते। लॉन्ग लिली की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये दोनों नन्हे बदमाश, अगर बेटा कछुआ है तो मैं क्या हूं। वह उन्हें डांटने ही वाला था। फुफ, एक काली छाया पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी। अवचेतन रूप से लॉन्ग लिली ने टाल दिया। हालांकि वह एक पुजारी है, उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसे ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाती है। थप्पड़, आउच, चीख बगल से आए। जब लॉन्ग लिली ने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उपनिदेशक हु के चेहरे से एक जूता फिसल गया, जिससे एक काला निशान बन गया। लॉन्ग डांग डांग, लॉन्ग कौन कौन, एक गुस्से भरी दहाड़ तुरंत पूरे लॉन्ग हवेली में गूंज उठी। 10 मिनट बाद एक जैसे दिखने वाले दो लड़के अपनी नितंबों को पकड़े हुए, उनकी आंखें लाल थीं, उन्होंने उपनिदेशक हु को गहराई से प्रणाम किया, जिन्होंने पहले ही अपना चेहरा साफ कर लिया था। आंटी, हमें खेद है, हम गलत थे। उपनिदेशक हु का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, ये कुछ भी नहीं है, आप लोगों का यह मतलब नहीं था। लॉन्ग लिली का चेहरा कठोर था, वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे अपनी बाह में दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी पत्नी की ओर देखने के लिए सिर घुमाया, जो हमेशा की तरह बेजान और बेजान थी। उसने खांसते हुए कहा, अपने कमरे में वापस जाओ, मेरी इजाजत के बिना बाहर मत जाना। लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोंग कोंग ने एक दूसरे को देखा। लॉन्ग डांग डांग की आंखों में आक्रोश था, जबकि लॉन्ग कोंग कोंग की आंखों में अवज्ञा। जाना, जो हिम्मत नहीं करता वह चले जाओ। ठीक है पिताजी। अपने दोनों बेटों को बाहर जाते देख लॉन्ग लिली ने उपनिदेशक हु की ओर मुंह करके माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ कहा, निदेशक हु, मुझे सचमुच माफ करना। ये दोनों लड़के आमतौर पर अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। मुझे नहीं पता कि आज इन्हें क्या हो गया। क्या आप रात के खाने में कुछ खाएंगे? मैं उनसे तैयार करवाता हूँ। हु ना खड़ी हुई, लिंग जू की ओर देखा जो लॉन्ग लिली के बगल में थी, मुस्कुराए और बोली, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। निश्चिंत रहो, मैं दोनों बच्चों के लिए चीजें सुलझा लूंगी। मैं जल्द से जल्द प्रमुख मंदिरों में उनकी जांच कराने की व्यवस्था करूंगी। लिंग जू हंसा, चलो डायरेक्टर हूँ, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, तो जाने से कम खाना तो खा लो। मेरे दोनों बच्चे आप पर भरोसा कर रहे हैं। हुना ने सिर हिलाया। पहले हॉल मास्टर लॉन्ग ने कहा था कि उनकी पत्नी घर पर नहीं है और घर पर खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने मदद करने की सोची। अब जब उनकी पत्नी वापस आ गई है तो मेरा रुकना जरूरी नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं जाती हूँ। ये कहकर उसने आदरपूर्वक उन दोनों की ओर सिर हिलाया और दरवाजे की ओर चल दी। लॉन्ग लिली हक्का बक्का रह गया और एक क्षण में उसने महसूस किया कि उसके भीतर से एक बर्फीली हत्या की भावना फूट रही है। हुना, तुम, आउच। अगले ही पल लिंग जू ने लॉन्ग लिली का कान पकड़ लिया। इस समय हुना, जो पहले ही दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, काया आदमी, तुझे यही सजा मिली है। लॉन्ग लिली, इसे स्पष्ट करो। जब मैं आसपास नहीं हूं तो तुम एक लोमड़ी को घर क्यों लाओगे? हो प्रिय, मेरी बात सुनो। मेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम आज घर पर आराम कर रही थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे ये पता था? उसकी बकवास मत सुनो। जब तुम आसपास नहीं हो, खासकर जब हमारे दो बेटे भी घर पर हैं, तो मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं किसी और औरत को घर लाऊं? इस समय दो छोटे सिर अंदर झांक रहे थे। लॉन कोनकॉन ने कहा, माँ, पिताजी ने शुरुआत में मुझे और मेरे भाई को 20 तांबे के सिक्के दिए और कहा कि हम बाहर जाकर खेलें। उस समय मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम चुपके से घर वापस आ गए। लॉन्ग डांग डांग ने आगे कहा, पता चला पिताजी एक औरत को घर ले आए हैं।
माँ, क्या मेरा जूता फेंकना सही था? हमारे घर में सिर्फ एक ही मालकिन हो सकती है। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपने घर की सुरक्षा में आपकी मदद करनी होगी। तुम दोनों छोटे। लॉन्ग लिली गुस्से में थी। दोनों लड़के तुरंत भाग गए। लॉन्ग लिली, तुम किसे कमीना कह रही हो? तुम्हारा कमीना होना ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बदनाम करने की हिम्मत की। मैं तुमसे लड़ूंगी। आह, मैं गलत था मेरे प्यारे। दरवाजे के बाहर लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन ने एक दूसरे को देखा। लॉन्ग कोन कोन फुसफुसाया, अभी तो इसकी गांड पर मार पड़नी ही चाहिए थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। अब क्या करें? क्या हमें वहां से भागना चाहिए? लॉन्ग डांग डांग ने अपने भाई को ठंडी नजर से देखा। चलो चलें। धमाका। ये कहते हुए उसने अपने भाई के सिर के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारा जो अभी भी गीला था। लॉन्ग डांग डांग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे नफरत है जब लोग मेरे सिर पर मारते हैं। स्मैक। आप रुकिए और देखिए। थप्पड़ थप्पड़। सोआरिंग ड्रैगन सिटी मैजिक टेम्पल की एक शाखा। सुबह सुबह हूना वहां पहले से ही इंतजार कर रही थी। सोआरिंग ड्रैगन सिटी के सरकारी कार्यालय की उपनिदेशक होने के नाते शहर में उसका एक मजबूत नेटवर्क था। कुछ ही देर में एक आलीशान गाड़ी आ पहुंची। गाड़ी पर पुजारी मंदिर का विशिष्ट प्रतीक चिन्ह था, जिससे हल्का सुनहरा रंग निकल रहा था। प्रतीक चिन्ह एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हाथों का एक जोड़ा था, जिसका मध्य भाग अवतल था, जिससे पवित्रता, दया और प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा था। गाड़ी रुकी और सबसे पहले उतरा लॉन्ग लिली। हूना को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डायरेक्टर हू, आप इतनी जल्दी आ गए। हमें ही आपका इंतजार करना चाहिए था। हूना ने कहा, खोखले शिष्टाचार को छोड़ो, अपनी शेरनी को काबू में करने पर ध्यान दो। आहम। लॉन्ग लिली ने अजीब तरह से खांसते हुए गाड़ी को आवाज दी, तुम दोनों छोटे बदमाश जल्दी से नीचे आओ। गाड़ी से लांग डांग डांग और लांग कोन कोन नीचे उतरे। पिताजी, मेरे छोटे भाई ने कहा है कि वह नहीं जाना चाहता। गाड़ी से उतरते ही लॉन्ग डांग डांग ने तुरंत बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैंने नहीं किया। लॉन्ग कोन कोन की आंखें उभर आईं, वह अपने जुड़वां भाई को घूर रहा था। तुम दोनों शांत हो जाओ। चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, तुम जा रहे हो। आंटी हूँ की बात बाद में सुनना, समझी? अगर तुम फिर से उपद्रव मचाओगे तो। यहाँ लॉन्ग लिली ने एक सौम्य मुस्कान प्रकट की और दोनों भाइयों से इत्मीनान से कहा, मैं तुम दोनों को प्रशिक्षण के लिए एक सैन्य शिविर में भेज दूंगी। हाँ, उसी प्रशिक्षक के साथ जिसे पिछली बार भेजा था। ये सुनकर दोनों भाई सिहर उठे। मंदिर संघ के नियमों के अनुसार मंदिर अकादमी की परीक्षा देने के लिए कम से कम 10 वर्ष का होना आवश्यक है। 10 वर्ष से पहले के वर्षों को सुखी बचपन माना जाता है, जहां बच्चे पर जादू टोना करने का कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। हालांकि कई परिवार जो अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य प्रदान करना चाहते थे, उनके लिए दूसरे तरीके भी थे, जैसे उन्हें जीवन का अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी सैन्य शिविर में भेजना। जुड़वा भाई लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन 3 बार वहां भेजे गए थे। हर बार एक बेहद दर्दनाक अनुभव हुआ। इन अनुभवों के बाद लॉन्ग डांग डांग का आलसी स्वभाव पूरी तरह बदल गया, जबकि उसका भाई कभी शांत बैठने वाला नहीं था। हालांकि सैन्य शिविर का जिक्र आते ही दोनों के चेहरे खिल उठते थे। ठीक है, उन्हें डराना बंद करो, समय हो गया है। डांग डांग कोन कोन, मेरे पीछे आओ। हूना की नजरें उन खूबसूरत जुड़वां लड़कों को देखकर नर्म पड़ गईं और सोचने लगी, काश ये मेरे बेटे होते। इन विचारों को मन में रखते हुए उसने एक व्यक्ति को घूर कर देखा। लॉन्ग लिली कांप उठी और जल्दी से एक शांत मुस्कान बिखेरते हुए बोली, तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा ना? मेरा मतलब है, डायरेक्टर हूँ। सोआरिंग ड्रैगन सिटी स्थित पुजारी शाखा मंदिर के उप मंदिर प्रमुख होने के बावजूद संघ के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंदिरों को अपनी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। वास्तव में यह मंदिरों के बीच आपसी निगरानी के उद्देश्य से भी था। इसलिए उप प्रमुख होने के बावजूद वह अपने पुत्रों को मूल्यांकन के लिए किसी अन्य मंदिर में नहीं ले जा सकते थे। अपने जुड़वां बेटों के लिए, जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे, उन्होंने हमेशा उन्हें मूल्यांकन के लिए विभिन्न मंदिरों में भेजने की योजना बनाई थी, ताकि मंदिर अकादमी में शामिल होने के बाद उन्हें अपने भविष्य के करियर पथ का निर्णय लेने में मदद मिल सके। लिंग जू आत्मा मंदिर से बुलावा भेजने वाली है, लेकिन वह जादूगरों को ज्यादा पसंद करती है। इसलिए लॉन्ग लिली ने पहले अपने बेटों को जादू के मंदिर में परीक्षा देने के लिए ले जाने का फैसला किया। अगर वे सफल होते तो ये सबसे अच्छा विकल्प होता।
हूना के साथ जादुई मंदिर में प्रवेश करते हुए एक आलीशान पोशाक पहने जादूगर ने आगे आकर उनका स्वागत किया। विभिन्न मंदिरों ने सरकारी कार्यालय के प्रति विनम्र रवैया बनाए रखा क्योंकि वह सार्वजनिक मामलों के लिए जिम्मेदार था। सभी मंदिरों के लिए कई बुनियादी संसाधन उनके संबंधित शहरों के सरकारी कार्यालयों द्वारा आवंटित किए गए थे। लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोंग ने उत्सुकता से जादुई मंदिर के अंदर का जायजा लिया। जादुई मंदिर का हॉल उन्हें अजीब लगा। अंदर का माहौल बाहर से अलग लग रहा था। हॉल अलग अलग रंगों की मूर्तियों से घिरा था। मूर्तियां कुछ कुछ इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन पूरी तरह नहीं क्योंकि वे इंसानों से पतली थीं और उनके पंख थे। आंटी हूँ, ये क्या है? लॉन कोंग ने बिना किसी शर्म के उत्सुकता से पूछा। हूना ने उत्तर दिया, ये जादुई मंदिर में प्रतिष्ठित तत्व परियां हैं। आगामी मूल्यांकन में 2 भाग शामिल हैं, तत्व परियों की स्वीकृति प्राप्त करना और आपकी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करना। दोनों परीक्षणों के परिणाम ये निर्धारित करेंगे कि आप जादूगर बनने के योग्य हैं या नहीं। लॉन कोंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बोरिंग। हूना ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम जादूगर नहीं बनना चाहते? तो फिर तुम्हें कौन सा मंदिर पसंद है? लॉन कोंग ने आलस से जवाब दिया, सच में इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर मुझे एक चुनना हो तो शायद वह पुजारी मंदिर होगा। पिताजी अक्सर अपने यहाँ सुंदरियों की भरमार होने का बखान करते हैं। हूना असहाय होकर हंसी, तुम्हारे पिता तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? वह वास्तव में। उसने अपनी नजर लॉन्ग डांग की ओर घुमाई, जो चुप था और थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तुम बड़े भाई हो ना? और तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें कौन सा मंदिर पसंद है? लॉन्ग डांग ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, मैं माँ की बात मानूंगा। अगर माँ को जादूगर पसंद है तो मैं जादूगर बनूंगा। freewebnovel.com। लॉन्ग कोंग ने अपनी आंखें घुमाई, चुप रहो। थप्पड़। लॉन्ग डांग ने उसके सिर पर हथेली मारी। लॉन्ग डांग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लॉन्ग कोंग गुस्से से भर गया, झपटने के लिए तैयार। ठीक है, परीक्षा शुरू होने वाली है। हूना जल्दी से दोनों के बीच आ गई, लेकिन एक अतिरिक्त पैर को नोटिस करने में विफल रही और लगभग ठोकर खा गई। लॉन्ग डांग और लॉन्ग कोंग ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें एक पल में एक दूसरे से जुड़ गईं। जैसे ही वे कुछ और करने वाले थे, उन्हें अचानक एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। सिर घुमाकर उन्होंने देखा कि लाल जादूगरनी की पोशाक पहने एक जादूगर उनकी ओर आ रहा है। यह अदृश्य दबाव उसी से निकल रहा था। क्या ये वही 2 बच्चे हैं जो परीक्षा देने आए हैं? मेरे साथ आओ। लाल चोगे वाले जादूगर ने हूना को इशारा किया। अब तक हूना ने खुद को संभाल लिया था, थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। वह अंदर से खुद को असहाय महसूस कर रही थी। ये दोनों बच्चे जब अच्छा व्यवहार करते थे तो बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन जब वे परेशान करते थे तो उतने ही परेशान भी करते थे। धन्यवाद जादुई गुरु गुओजू। आपका स्वागत है, निदेशक हूँ। नमस्कार। विनोद के बाद गुओजू नामक इस जादू के गुरु ने लॉन्ग डांग और लॉन्ग कोंग को जादुई मंदिर के भीतरी भाग की ओर ले गए। हूना ने उनका अनुसरण नहीं किया। वह एक साधारण व्यक्ति थी और संघीय सरकारी मामलों के कार्यालय और स्थानीय सरकारी कार्यालयों के नियमों के अनुसार प्रशासन के प्रबंधक मंदिरों से नहीं आ सकते थे। भाइयों को एक बड़े कमरे में ले जाया गया। अंदर जाते ही वे फर्श पर बने शानदार सुनहरे डिजाइनों की ओर आकर्षित हुए। ये डिजाइन जीवंत, स्पंदित और रहस्यमयी चमक से जगमगाते हुए प्रतीत हो रहे थे। कमरा गोलाकार था और उसके चारों ओर मूर्तियों का घेरा था। बाहरी हॉल की तरह वहां भी 1 दर्जन से ज्यादा मूर्तियां थीं। तुम दोनों में से पहले कौन जाएगा? जादुई गुरु गुओजू कमरे के बीच में गया और दोनों भाइयों को शांति से देखा। मैं पहले जाऊंगा। लॉन्ग कोंग ने बिना किसी मंचीय भय के तुरंत अपना हाथ उठाया। ठीक है, तुम फर्श के पैटर्न के केंद्र में चलो, गुरु गुओजू ने निर्देश दिया। लॉन्ग कोंग ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, अपने भाई की ओर श्रेष्ठता के भाव से देखते हुए मानो कह रहा हो, देखो और देखो कि मैं कितना अच्छा हूं। गुरु गुओजू ने गंभीरता से आदेश दिया, ध्यान केंद्रित करो और स्थिर रहो। ओह! कोंग ने गुरु की ओर देखा, उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। अगले ही पल जमीन पर बने पैटर्न तेज रोशनी बिखेरने लगे। तुरंत ही कोंग को अपने पूरे शरीर में गर्माहट, एक अवर्णनीय सुकून का एहसास हुआ। डांग ने जहां वह खड़ा था, कमरे के चारों ओर की मूर्तियों से अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती देखी। ये रोशनी के बिंदु तेजी से फर्श के पैटर्न में समाहित होते जा रहे थे और उनकी चमक और भी तीव्र होती जा रही थी और कोंग के शरीर को ढांक रही थी।
कौन कौन के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहा रहा हूँ। गुरु गुओजू भी क्षण भर के लिए रुक गए। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो तत्व परिपहचान की प्रक्रिया के दौरान भी बात कर सकता हो। ये पूरी प्रक्रिया पूरे 1 मिनट तक चली। इस दौरान गुओजू की नज़र कमरे में चारों ओर मौजूद परितत्वों की मूर्तियों पर टिकी रही। हालांकि जब फर्श पर सारी रोशनी बुझ गई तब भी किसी मूर्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई मौलिक परि संबंध नहीं है, गुओजू ने गंभीर स्वर में कहा। यह बहुत आरामदायक था। दादाजी, आपका क्या मतलब है? कौन कौन ने उत्सुकता से पूछा। हल्की सी आह भरते हुए गुओजू ने कहा, तत्वों से किसी भी तरह का लगाव न होने का मतलब यह है कि किसी भी तत्व परि ने तुम्हें अपने साथ जुड़ने के लिए नहीं चुना। बेशक एक और संभावना है, हो सकता है कि जिस तत्व से तुम्हारा लगाव है वह यहाँ शामिल न हो, लेकिन यह संभावना बहुत कम है। जादुई मंदिर में दुनिया के लगभग सभी तत्व समाहित हैं। कौन कौन समझ गया, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं जादूगर बनने के योग्य नहीं हूँ। लड़के के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव देखकर गुओजू आश्चर्य से रुक गया। यह पहली बार था जब उसकी मुलाकात किसी ऐसे बच्चे से हुई थी जो जादूगर नहीं बनना चाहता था। 6 महान पवित्र मंदिरों में से 2 सबसे मजबूत मंदिर थे, जादुई मंदिर और शूरवीरों का मंदिर। शूरवीरों के सख्त नियमों की तुलना में जादूगरी के रहस्यमय और भव्य पहलू निस्संदेह युवाओं को ज्यादा आकर्षित करते थे। हमें तुम्हारी जादुई आध्यात्मिक शक्ति का भी परीक्षण करना चाहिए। अगर तुम्हारी जादुई आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा है तो इसका मतलब है कि तुम में शायद अभी तक अज्ञात गुण मौजूद हैं। ये कहते हुए जादुई गुरु गुओजू ने लॉन कोनकोन के पास एक क्रिस्टल बॉल लाकर उसे उस पर अपना हाथ रखने का इशारा किया। लॉन कोनकोन ने उत्सुकता से अपनी हथेली क्रिस्टल बॉल पर रख दी। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे क्रिस्टल बॉल से कोई खिंचाव पैदा हो रहा हो। लॉन कोनकोन को लगा जैसे उसके शरीर से कुछ क्रिस्टल बॉल में समा रहा हो। तभी क्रिस्टल बॉल पर प्रकाश का एक धुंधला सा प्रभामंडल उभर आया। freewebnovel.com। प्रकाश तीव्र नहीं था और शीघ्र ही शांत हो गया तथा क्रिस्टल बॉल की सतह पर एक संख्या दिखाई देने लगी। 9। मैजिक मेंटर गुओजू के चेहरे पर तुरंत निराशा की झलक फैल गई। वह जानता था कि उसके सामने खड़े दोनों बच्चे पुजारी मंदिर के उपमहापौर के बेटे थे। स्वाभाविक रूप से उसके मन में कुछ अपेक्षाएं थीं, क्योंकि अक्सर शक्तिशाली लोगों के बच्चों में असाधारण प्रतिभाएं होने की संभावना ज्यादा होती है। 9 अच्छा है या बुरा? लॉन कोनकोन ने उत्सुकता से पूछा। मैजिक मेंटर गुओजू के मुंह का कोना फड़क उठा। कुल स्कोर 100 है। बेसिक अकादमी में पढ़ाई करने के बाद लॉन कोनकोन की आंखें चौड़ी हो गईं। तो मैं फेल हो गया, है ना? कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। दरअसल वह शायद ही कभी पास होता था। तुम अभी पास होने से बहुत दूर हो। मैजिक मेंटर गुओजू ने खांसी। आप सचमुच बहुत रूखे हैं दादाजी। भाई, अब आपकी बारी है। लॉन कोनकोन ने मुंह बनाया और एक तरफ हट गया। अपने भाई की तुलना में लॉन डांगडांग काफी घबराया हुआ लग रहा था। अपने भाई की उदासीनता के विपरीत उसे जादूगर का पेशा काफी पसंद था। आखिरकार उसने जादूगरों की जादू टोना की भव्यता देखी थी। इसी तरह प्रकाश चक्र के बीच में खड़े होकर मैजिक मेंटर गुओजू अपनी स्थिति में वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्हें क्रिस्टल बॉल सौंप दी और कहा, आप सीधे अपनी जादुई आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करें। ठीक है। लॉन डांगडांग को अपनी हथेली में ठंडक महसूस हुई जब उसने धीरे से अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखने के लिए बढ़ाया। जादूगर गुरु गुओजू ने उसका मार्गदर्शन करने के लिए जादुई शक्ति जारी की और अगले ही पल लॉन कोनकोन, जो अपनी पिछली स्थिति में वापस जा रहा था, ने अपने पीछे अचानक चमक महसूस की और अवचेतन रूप से पीछे मुड़ गया। लॉन डांगडांग और मैजिक मेंटर गुओजू के बीच क्रिस्टल बॉल को चमकते हुए, एक छोटे से सूरज की तरह चमकते हुए, कमरे को रोशन करते हुए देखकर उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि जादुई गुरु गुओजू के किसी भी मार्गदर्शन के बिना आसपास की तात्विक मूर्तियां स्वतः ही चमकने लगीं। देखते ही देखते 7 मूर्तियां तीव्र प्रकाश में नहा उठी और पारदर्शी हो गईं। ये प्रकाश हवा में घूमता हुआ प्रभामंडल बनाता हुआ बीच में स्थित लॉन डांगडांग को ढांकने लगा। जादू गुरु गुओजू की आंखें अविश्वास से खुली रह गईं। रोशनी कई मिनट तक रही, फिर धीरे धीरे कम हो गई। जादुई गुरु गुओजू ने गहरी सांस ली। उसकी नजर हाथ में रखे क्रिस्टल बॉल पर टिकी थी। अगले ही पल उन्होंने कांपती आवाज में कहा, 83 की जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति।
जब उन्होंने दूसरी बार स्को का जिक्र किया तब तक उनकी आवाज अनियंत्रित रूप से ऊंची हो चुकी थी। लॉन कौन कौन बुदबुदाया, वो पास हो गया। वह सचमुच पास हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। नियमित परीक्षाओं में बिग ब्रदर आमतौर पर मुझसे बस कुछ ही अंक ज्यादा लाता है। शुरुआत में जब उसके अपने अंक सिर्फ 9 थे तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके भाई के अंक उससे 9 गुना ज्यादा थे तो उसे थोड़ा झटका जरूर लगा। लॉन्ग डांग डांग ने अपने भाई की ओर देखा और लॉन्ग कोन कोन ने उसे अंगूठा दिखाते हुए कहा, बधाई हो, जीवन में पहली बार तुम पास हुए हो। जादू के गुरु गुओ जू ने बुदबुदाया, ड्रैगन समृद्ध होता है, चूहा असफल। क्या यही तथाकथित ड्रैगन समृद्ध होता है, चूहा असफल? जुड़वा बच्चों की सारी प्रतिभाएं एक ही व्यक्ति में केंद्रित हैं। उसकी आवाज धीमी नहीं थी, दोनों भाइयों ने साफ सुना। गुस्से से लॉन कोन ने जवाब दिया, बूढ़े, अगर तुमने फिर मेरा मजाक उड़ाया तो मैं यहीं पेशाब कर दूंगा। लॉन लिली और लिंगजू अपने दोनों बेटों को समय समय पर एक दूसरे को देखते रहे और उनके पास कहने को शब्द नहीं थे। जादू के गुरु गुओ जू ने लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन को जादू के मंदिर के उड़ते हुए ड्रैगन शाखा मंदिर से बाहर भेज दिया। ये बूढ़ा जादू का गुरु इतना उत्साहित था कि उसने लॉन्ग लिली का हाथ पकड़ लिया और बहुत देर तक बिना रुके बातें करता रहा, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वह लॉन्ग डांग डांग को मंदिर अकादमी से बाहर निकालकर सीधे जादू के मंदिर में शामिल होने दे सकता है ताकि इस प्रतिभा को बचाए रखा जा सके। लॉन्ग लिली स्वयं पुजारी मंदिर के उड़ते हुए ड्रैगन शाखा मंदिर के उप मंदिर स्वामी थे। उन्हें निश्चित रूप से पता था कि 83 की जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति का क्या अर्थ है। ये प्रतिभाओं में प्रतिभा थी, फिर भी उनकी प्रतिक्रिया गो शू से अलग थी। आखिर उनके दूसरे बेटे के 9 अंक कैसे आए? यह अंतर बहुत बड़ा था। उन्होंने घर जाकर लिंग शू को इसके बारे में बताया और वह भी अचंभित रह गई। तुमने जिन दोनों को जन्म दिया है उनके बीच काफी अंतर है, लॉन्ग लिली ने धीरे से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है, लॉन्ग? लिंग जू ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए गुस्से से कहा। लॉन्ग डांग डांग ने धीरे से कहा, माँ, आपकी अस्वीकृति थोड़ी ज्यादा व्यापक है ना? freewebnovel.com। लिंग जू ने ठंडी आवाज में लॉन्ग कोन कोन को अपने सामने खींचा और उसे गले लगा लिया। प्रिय, चिंता मत करो, बात बस इतनी है कि तुम्हारी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति 9 है, कोई बड़ी बात नहीं। तो शायद तुम जादूगर, पुजारी या संबंधकर्ता बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो। हमारे पास चुनने के लिए अभी भी 3 अन्य मंदिर हैं। लॉन्ग लिली ने तुरंत कहा, बिल्कुल, अगर आपकी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति कम है तो आपकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए। कोन कोन, कोई बात नहीं, आप निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं। लॉन कोन कोन लिंगजू के आलिंगन में जकड़ा हुआ था, छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। माँ, पिताजी, मैं ठीक हूँ। क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ? अब मैं आप लोगों की आलोचना के बिना आराम कर सकता हूँ। लॉन लिली चौंक गई। उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन लिंगजू ने उसे रोक दिया और गुस्से से कहा, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत मत करना। कोन कोन शायद हताशा में ऐसा कह रहा होगा, क्या तुम नहीं समझ सकते? सबसे दुखद बात उम्मीद छोड़ देना है। बेटा, इससे दिल पर मत लेना। लॉन कोन कोन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने जवाब दिया, मैं दुखी नहीं हूं। नहीं, तुम हो, लिंग जू ने दुखी नजर से कहा और अपने बेटे को और भी कसकर गले लगा लिया। लॉन्ग लिली ने जल्दी से सोचा, चलो अभी मंदिर नहीं चलते, पहले घर पर ही उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति का आकलन कर लेते हैं। शायद हमें कोई सरप्राइज मिल जाए। ये कहते हुए वह बाहर भागा और जल्दी से एक हल्के सुनहरे क्रिस्टल के साथ वापस आया। आओ मेरे बेटे, हम तुम्हारी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को मापते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, लॉन्ग लिली से सोने की एक चमक निकली और सुनहरा क्रिस्टल लॉन्ग कोन कोन की ओर तैरने लगा। सुनहरी रोशनी झिलमिला उठी, लॉन्ग कोन कोन को घेर लिया। वह अभी भी कुछ स्तब्ध था, तभी एक हल्की सुनहरी रोशनी उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। लॉन्ग लिली और लिंगजू दोनों ध्यान से देख रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन सुनहरी रोशनी बस फीकी थी और ज्यादा कुछ नहीं बदली। आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण से परिचित इस जोड़े का दिल बैठ गया और अगले ही पल सुनहरी रोशनियां लॉन्ग कोन कोन के हाथ में पड़े पत्थर में वापस समा गईं। लॉन्ग कोन कोन ने अपनी हथेली में बस हल्का सा कंपन महसूस किया और फिर सुनहरे पत्थर की सतह पर 11 अंक उभर आया। अंतर्निहित आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 11। लॉन्ग लिली की आवाज थोड़ी कड़वी थी। जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति किसी व्यक्ति की जादूगर,
पुजारी या सम्मानकर्ता बनने की जन्मजात क्षमता को मापती है, जबकि जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति शूरवीर, योद्धा या हत्यारा बन सकता है। 9 और 11 वे अच्छी तरह जानते थे कि इन अंकों का क्या मतलब है। वे साधारण थे, यहाँ तक कि शायद ज्यादातर आम लोगों से भी बदतर। इतनी प्रतिभा के साथ और कड़ी मेहनत के साथ भी 5वीं रैंक से आगे निकलना लगभग नामुमकिन था। लॉन कोनकॉन्ग ने अपने माता पिता की तरफ आंख मारी। क्या इसका मतलब है कि मुझे टेम्पल अकादमी नहीं जाना पड़ेगा? उसने सुना था कि टेम्पल अकादमी में पढ़ाई बहुत कठिन होती है। वह मन ही मन खुश था कि उसकी जन्मजात प्रतिभाएं उसे नाकाम कर रही हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अकादमी जाने से बच सकता है। उसके माता पिता मजबूत पेशेवर थे और उनकी पृष्ठभूमि अच्छी थी। हालांकि वह छोटा था, उसे एक सादा और आरामदायक जीवन पसंद था और देर तक सोना उसे दुनिया की सबसे अच्छी बात लगती थी। लॉन डांग ने अपने भाई के हाथ से जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति मापने वाला स्वर्ण रत्न ले लिया। लिंग जू झट से झपटी और अपने छोटे बेटे को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। मेरे प्यारे बेटे, उदास मत हो, सब ठीक है। जन्मजात आध्यात्मिक शक्तियां ही सब कुछ नहीं होती। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग इन जन्मजात सीमाओं को तोड़कर शक्तिशाली बन गए। सब ठीक हो जाएगा, उदास मत हो। मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी मां। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। लॉन कोनकॉन्ग अपनी मां की गिरफ्त में घुट रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैंने कोई दुख दिखाया है? या उनकी सहानुभूति पाने के लिए मुझे ज्यादा दुखी दिखना चाहिए? तो क्या मैं स्कूल जाने से मना कर सकता हूं क्योंकि उन्हें मुझे डांटना अजीब लगेगा? हे। जैसे ही लॉन लिली अपने सांत्वना भरे शब्द कहने ही वाली थी, अचानक तेज रोशनी की एक चमक फूट पड़ी। लिविंग रूम की हवा पल भर में घनी हो गई। लॉन लिली ने पलटकर देखा कि लॉन डांग की हथेली, जहां उसने सुनहरा पत्थर पकड़ा हुआ था, एक तेज रोशनी बिखेर रही थी। उस तेज सुनहरी चमक ने तुरंत पूरे हॉल को रोशन कर दिया। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि हॉल के बाहर भी हल्की सुनहरी रोशनियां अंदर की ओर आ रही थीं, सभी लॉन डांग के शरीर की ओर दौड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे उत्सुकता से अवशोषित हो रही हो और उसका शरीर सुनहरी चमक से पारदर्शी हो गया हो। बिल्कुल नहीं, लॉन लिली ने धीरे से कहा। दूसरी ओर लिंग जू और लॉन कोनकॉन्ग भी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। लॉन लिली और उनकी पत्नी अच्छी तरह जानते थे कि इस समय लॉन डांग से फूटने वाला तीव्र स्वर्णिम प्रकाश 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। लॉन लिली की जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति 55 थी और लिंग जू की भी लगभग इतनी ही थी। फिर भी 40 वर्ष से अधिक की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति को विलक्षण कहा जा सकता है। और यदि यह 70 वर्ष से अधिक हो तो इस पेशे के शिखर तक पहुंचने की संभावना है। एक पॉप की आवाज के साथ लॉन डांग से हजारों सुनहरी किरणें फूट पड़ीं। उसकी गोरी त्वचा एकदम साफ हो गई और झिलमिलाते पानी की तरह लग रही थी, एक हल्की सुनहरी चमक में डूबी हुई जिसने उसके पूरे शरीर को सुनहरे रंग में नहला दिया। एक गोलाकार सुनहरा प्रभामंडल लॉन डांग की छाती के बीचों बीच इकट्ठा हुआ और अंदर की ओर सिकुड़ते हुए अंततः एक पीले सेम के आकार का सुनहरा गोला बन गया। लॉन डांग को स्वयं एक अजीब अनुभूति हुई, मानो उसका पूरा शरीर एक अलौकिक स्पष्टता से संतृप्त हो गया हो। सब कुछ एकदम साफ हो गया, उसका हृदय और उसकी आत्मा भी। उस समृद्ध दिव्य आभा ने उसके मूल शरीर को सूक्ष्म रूप से निखार दिया। उसकी अंतर्निहित आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति अभी भी बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे लॉन डांग ने कुछ ऐसा समझ लिया हो जो पूरी तरह से प्रकाश के नियमों से संबंधित था। freewebnovel.com। लॉन डांग के चारों ओर लिपटी सुनहरी रोशनी ऊपर की ओर एक सुनहरे स्तंभ में घूमती हुई दिखाई दे रही थी। चमकीले सुनहरे रंग और प्रबल दिव्य आभा ने लॉन लिली को स्तब्ध कर दिया और उसे और भी आत्मीय महसूस कराया। 70 वर्ष की आयु की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को प्रकाश का देवदूत शरीर कहा जाता है। 80 वर्ष की आयु को दिव्य आशीर्वाद शरीर कहा जाता है और 90 वर्ष से ऊपर की आयु को दिव्य ज्योति का चमत्कार शरीर कहा जाता है। इस शरीर के स्वामी अत्यंत शुद्ध ज्योतिर्मय होते हैं। वे ज्योतिर्मय गुणों वाले किसी भी अस्त्र को चलाने में स्वाभाविक रूप से सक्षम होते हैं और सभी ज्योतिर्मय गुणों वाले जादुई प्राणियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। तो क्या उनका बेटा 70 साल की उम्र पार कर सकता है और सर्वोच्च प्रतिभा प्राप्त कर सकता है? ध्यान दें कि उसकी जादुई आध्यात्मिक शक्ति पहले ही 80 को पार कर चुकी है। 70 से ऊपर की जादुई आध्यात्मिक शक्ति को तत्व उपयोगकर्ता का शरीर कहा जाता है और जो भी तत्व आपको स्वीकार करता है, आप तत्व प्रतिभा हैं।
80 से ऊपर की शक्ति को तत्व धन्य शरीर कहा जाता है और 90 से ऊपर की शक्ति को तत्व प्रतिभा कहा जाता है। लॉन्ग डांगडान पहले से ही तत्व धन्य शरीर के स्तर पर है। क्या ऐसा हो सकता है कि जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति भी उतनी ही शक्तिशाली हो? अंततः सुनहरी रोशनी धीरे धीरे एकत्रित होने लगी और उसकी सतह पर एक धुंधली संख्या भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। क्रैक्ड सुनहरा पत्थर टूट गया, जिससे परिवार के सामने एक नंबर प्रकट हो गया। 87। लॉन्ग लिली की आवाज तुरंत तेज हो गई। ये लाइट का बेनेडिक्शन फिजिक था। उसे नहीं पता था कि नाइट्स एंड वॉरियर्स टेम्पल हेडक्वार्टर में ऐसी प्रतिभा है या नहीं, लेकिन कम से कम उसने अपने जीवनकाल में ऐसी प्रतिभा तो नहीं देखी थी। इस पल आज दूसरी बार वह हाँफने से खुद को नहीं रोक पाया। पहली बार जाहिर है जब उसे लॉन्ग डांगडान की जादुई प्रतिभा के बारे में पता चला था। हालांकि कौन कौन की मामूली प्रतिभा के कारण उसने तब कुछ खास नहीं दिखाया था, लेकिन इस समय उसे लगा कि उसकी धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो गई हैं। कोई बात नहीं डार्लिंग, हमें उससे ईर्ष्या नहीं है। लिंग जू की शुरुआती प्रतिक्रिया अपने छोटे बेटे को अपनी बाहों में लेकर उसे दिलासा देने की थी। लॉन कौन कौन ने मन ही मन सोचा, कौन उससे ईर्ष्या करता है? अच्छी बात है, अगर उसका बड़ा भाई अच्छा है तो उसे भी अच्छा करने दो। क्या वह खुद अपने भाई की मेहनत की बदौलत आराम से नहीं बैठ सकता? सुनहरी रोशनी पूरी तरह से एकत्रित हो गई और लॉन्ग लिली ने अपने बड़े बेटे की बांह पकड़ ली। उसका मन उत्साह से भर गया। गॉड सील नाइट। बेटा, अपनी प्रतिभा के साथ आपके पास भविष्य में गॉड सील नाइट बनने का मौका है। आज सुबह जब वे जादुई मंदिर से निकले तो वह पहले से ही बेहद उत्साहित था, अपने बेटे के एक शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए तैयार। उसे 7 तत्वों का समर्थन प्राप्त था और वह कोई भी तत्व चुन सकता था। उसकी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति 80 से भी ज्यादा थी। जादू के गुरु गुओजू ने आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द मुख्यालय को स्थिति की सूचना देगा और वादा किया कि वह लॉन्ग डांगडान को उच्च स्तरीय संसाधन प्रदान करेगा और उसे भविष्य का जादुई देवता बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हालांकि उसकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति उसकी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति से थोड़ी अधिक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 महान पवित्र मंदिरों में शूरवीरों का मंदिर हमेशा से प्रथम रहा है। ये ज्ञात है कि ईश्वर की मुहर वाले शूरवीर 6 महान पवित्र मंदिरों में सर्वोच्च शक्ति हैं। 87 की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के साथ भविष्य में ईश्वर की मुहर वाले कैथेड्रा रेक्स को छूने और इस युग में एक शीर्ष व्यक्ति बनने का अवसर अवश्य है। पलक झपकते ही लॉन्ग लिली दुविधा में फंस गए और सोचने लगे कि वह अपने कुशल बेटे को अपना रास्ता कैसे चुनने दें। इस बीच जब लिंग जू लॉन्ग कौन कौन की पीठ थपथपाकर उसे दिलासा दे रही थी, उसने लॉन्ग लिली को घूरते हुए सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दोनों बेटे प्रतिभा में भाईचारे की असमानता का एक प्रसिद्ध उदाहरण हो? वह चाहती थी कि उसके दोनों बेटे एक जैसे लेकिन कुछ हद तक साधारण प्रतिभा वाले हों, बजाय इसके कि यह स्थिति घटित हो। वह खुद को शैतान और गहरे नीले समुद्र के बीच फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसने लॉन्ग लिली को एक अच्छा बीज न होने के लिए दोषी ठहराया और उसके बेटों के अपनी प्रतिभा के कारण दुश्मन बन जाने के लिए लॉन्ग लिली को दोषी ठहराया। ये कहना होगा कि एक महिला के रूप में वह आंतरिक उथल पुथल से भरी हुई है। लॉन्ग लिली ने भी इस समय अपने सबसे छोटे बेटे की ओर देखा। क्या करे? दोनों बच्चों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। एक बहुत प्रतिभाशाली था और दूसरा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है। भविष्य में वह हमारे परिवार की रीढ़ बनेगा, हमारा परिवार उस पर निर्भर रहेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे बड़े भाई के मजबूत होने के बाद वह मेरा जरूर ख्याल रखेगा। इसलिए पापा, मम्मी, आप सारी पारिवारिक संपत्ति मुझे दे सकते हैं। लॉन्ग कौन कौन आखिरकार अपनी मां की गोद से खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग जू की आंखें तुरंत धुंधली हो गईं और वह लगभग आंसू बहाने लगी। ये बच्चा वाकई कितना विचारशील है। अपनी कम प्रतिभा के बावजूद वह अपने परिवार वालों को दिलासा दे रहा था। मात्र प्रेम की एक लहर उमड़ पड़ी, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखें लाल थीं। लॉन्ग लिली अचंभित रह गया। उसने अवचेतन रूप से कुछ सोचा। वह अपने इस सबसे छोटे बेटे से अच्छी तरह परिचित था। उसके दोनों बेटे आमतौर पर काफी शरारती होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा बेटा ज्यादा शरारती और आलसी है। स्कूल और कक्षाएं छोड़ना आम बात है और अक्सर लॉन्ग डांगडान को भी अपने साथ ले जाता था। फिर शिक्षकों ने उन्हें बुनियादी शिक्षा के लिए अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया। दरअसल लॉन्ग डांगडान के ग्रेड तुरंत सुधर गए, जबकि लॉन्ग कौन कौन पहले जैसा ही रहा।
तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह बच्चा जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। पिताजी, माँ, मेरे छोटे भाई की प्रतिभा को देखते हुए क्या वह अभी भी मंदिर अकादमी जा सकता है? लॉन्ग डांग डांग ने अचानक पूछा। लिंग जू की नजरें तुरंत सख्त हो गईं। उसने उसे घूरा और उसे अपने छोटे भाई के दुखते स्थान पर अभी भी चोट करने के लिए दोषी ठहराया। लॉन्ग लीली ने आह भरी, यह मुश्किल है। अगर मैं उसे जबरन अकादमी में धकेल भी दूं तो भी उसे निश्चित रूप से कोई अच्छे संसाधन नहीं मिलेंगे। तो फिर चलो नहीं, मैं आखिरी नहीं बनना चाहता, लॉन्ग कोन कोन ने जल्दी से कहा। लॉन्ग डांग डांग ने उसकी तरफ देखा। अपने पिता की तुलना में इसमें कोई शक नहीं था कि वही अपने छोटे भाई को सबसे अच्छी तरह जानता था। जुड़वा भाई बहनों में एक तरह की आपसी समझ होती है, वह कौन कौन की आंखों में देखकर बहुत कुछ समझ सकता था। उन आंखों में दर्द कहाँ था? कौन कौन साफ तौर पर संतुष्टि से भरा हुआ था। उसके अभी अभी कहे शब्दों का आशय साफ था, मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं हूँ, इसलिए मम्मी पापा मुझे और लाड़ प्यार करो। मेहनत और इज्जत का काम बड़े भाई पर छोड़ दो, ताकि वह आराम से आराम कर सके। आह, लॉन्ग लीली ने फिर आह भरी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसे चिंता थी कि अगर उसके दोनों बेटों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा रहा तो इसका असर उसके सबसे छोटे बेटे के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पिताजी, माँ, मेरे पास एक विचार है, लॉन्ग डांग डांग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। क्या विचार है? लॉन्ग लीली ने पूछा। लॉन्ग डांग डांग ने उत्तर दिया, पिताजी, यदि मैं अपनी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का पुनः परीक्षण करने के लिए नाइट्स टेम्पल में सोअरिंग ड्रैगन ब्रांच मंदिर में जाऊं, तो आपको क्या लगता है कि नाइट्स टेम्पल की प्रतिक्रिया क्या होगी? लॉन्ग लीली दंग रह गई। आप जादुई मंदिर और शूरवीरों के मंदिर के बीच प्रतिस्पर्धा भड़काना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि कौन बेहतर खेती के संसाधन प्रदान करता है? लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। उसने लॉन्ग कोन कोन की तरफ देखा, जिसे कुछ आभास हो गया था और वह उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान तैर गई। मतलब, जब मैं नाइट्स टेम्पल में टेस्ट के लिए जाऊंगा तो कौन कौन को साथ ले जाऊंगा? एक पल में लॉन्ग कोन कोन की पुतलियां फैल गईं, जबकि एक चमकदार रोशनी ने लॉन्ग लीली और लिंग जू दोनों की आंखों को चमका दिया। लॉन्ग डांग डांग, मैं तुमसे लड़ने वाला हूं। जब लॉन्ग डांग डांग ने एक ऐसा सुझाव दिया जिससे लॉन्ग लीली और लिंग जू को तुरंत कुछ समझ आ गया, तो दोनों लोग तुरंत अपने कमरे में जाकर गहन चर्चा करने लगे। इस बीच लॉन्ग कोन कोन, जो अपने कमरे में लौट आया था, गुस्से में लॉन्ग डांग डांग की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि अगले ही पल लॉन्ग डांग डांग ने लॉन्ग कोन कोन को पकड़ लिया। 87 की सहज आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति होना न केवल एक परीक्षा थी, बल्कि एक जागृति भी थी। प्रकाश तत्व के बपतिस्मा के बाद उनके शारीरिक गुणों में उल्लेखनीय विविधता आ गई थी। बिना किसी प्रयास के लॉन्ग डांग डांग अपने भाई को पकड़ पाने में कामयाब रहा। हम साले, अकादमी में सारा मुश्किल काम मुझ पर छोड़ देने और आराम करने की तुम्हारी योजना कामयाब नहीं होने वाली। हम भाई हैं, मैं तुम्हें यूं ही कुछ न करते हुए कैसे देख सकता हूं? लॉन्ग कोन कोन ने संघर्ष किया और गुर्राते हुए कहा, अगर मैं अकादमी भी चला गया तो मैं जानबूझकर गड़बड़ करूंगा। लॉन्ग डांग डांग ने बेपरवाही से कहा, यह तुम पर निर्भर है। तुम ही अपना चेहरा खोगे, मैं नहीं। अगर तुम पिताजी की पिटाई या मां के आंसुओं से नहीं डरते तो जैसा चाहो करो। लॉन्ग डांग डांग, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। तुम अपने ही छोटे भाई को फंसा रहे हो, और हाँ, तुम ये ऐसे समय में कर रहे हो जब उसकी प्रतिभा बेहद कमजोर है। क्या तुम्हें भविष्य में मेरे साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, दिलासा नहीं देना चाहिए और मेरी अच्छी देखभाल नहीं करनी चाहिए? लॉन्ग कोन कोन ने देखा कि सख्त तरीका काम नहीं करेगा, इसलिए उसने तुरंत दुख और विलाप से भरा चेहरा बना लिया। लॉन्ग डांग डांग ने गंभीरता से कहा, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें घर पर बेकार बैठे नहीं देख सकता। तुम अभी भी छोटे हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या होगा? इसलिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना और हर दिन बेहतर प्रदर्शन करना ही सही विकल्प है। लेकिन मैं बस आराम करना चाहता हूँ, लॉन्ग कोन कोन ने चिढ़कर जवाब दिया। लॉन्ग डांग डांग ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं आराम नहीं करना चाहता? हाँ, मैं चाहता हूँ। अपनी कमजोर प्रतिभा के साथ आराम करने की इजाजत सिर्फ तुम्हें ही क्यों है? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे माता पिता मुझे आलस्य करने देंगे? क्या तुमने नहीं देखा कि आज बूढ़ा जादूगर कितनी उत्सुकता से आया था? मुझे अपने बर्बाद भविष्य का अंदाजा हो गया है। एक छोटे भाई होने के नाते क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए? मुख्य शयन कक्ष।
क्या डांग डांग ने जो सुझाव दिया है वह वास्तव में संभव है? लिंग जू ने स्पष्ट रूप से परेशान होकर पूछा। लॉन्ग लिली ने जवाब दिया, सैद्धांतिक रूप से ये सच है। आखिरकार वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, यहाँ तक कि हम भी कभी कभी उन्हें लेकर भ्रमित हो जाते हैं। कोंग ने अपनी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण केवल बाहर ही किया था, और जादुई आध्यात्मिक शक्ति और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का अलग अलग होना आम बात है। अकादमी में प्रवेश के बाद उनका मूल्यांकन होगा। फिर क्या होगा? जादू और शूरवीरों का मूल्यांकन निश्चित रूप से एक ही दिन नहीं होगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यदि वे एक दूसरे का रूप धारण करते हुए पकड़े गए तो आप उपमंदिर मास्टर के पद पर बने नहीं रह सकेंगे। मेरे बेटे के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस बिंदु पर लॉन्ग लिली की निगाहें दृढ़ हो गईं। आप नहीं जानते कि 80 से ऊपर की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का भव्य अभ्यारण्यों के लिए क्या मतलब है। संसाधनों का एक बड़ा झुकाव होगा, और इन संसाधनों की मदद से एक निकम्मा व्यक्ति भी कुछ हासिल कर सकता है। मेरे बेटे को निकम्मा मत कहो, लिंग जू ने बिना प्रभावित हुए जवाब दिया। लॉन्ग लिली ने कहा, पत्नी, अगर मैं कोन की भविष्य की उपलब्धियों के लिए उपमंदिर प्रमुख के अपने पद का त्याग कर सकूं, तो कम से कम वह अपनी रक्षा तो कर पाएगा। मैं ऐसा जरूर करूंगा। मेरे दिल में तुमसे और बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। याद रखना, तुम मेरे लिए। ठीक है, बहुत हो गया। क्या हम पहले ही तय नहीं कर चुके थे कि पुरानी बातें नहीं दोहराएंगे? मेरे लिए तुम्हारा योगदान भी कम नहीं था। चलो एक बार कोशिश करते हैं। हो सकता है अब वाइस टेम्पल मास्टर बनने की जरूरत ही न रहे। आखिरकार हमारे परिवार का कारोबार फल फूल रहा है। अगर तुम वाइस टेम्पल मास्टर बनना छोड़ दो तो वापस आकर कारोबार चला सकते हो। मैं आखिरकार निश्चिंत हो सकता हूँ। अब आप आराम कर सकते हैं। लॉन्ग लिली खुशी से अपनी पत्नी के पास गया। लिंग जू शर्मा गई। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इतना शरारती होना बंद करो। हंसते हुए लॉन्ग लिली ने जवाब दिया, अगर मैं अपनी पत्नी के साथ भी गंभीर होता तो हम अपने 2 छोटे बच्चों को कहां से लाते। लॉन्ग लिली अचानक रुकी। इसकी बात करें तो डांगडांग की प्रतिभा वाकई अद्भुत है। एक जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति और 80 से ज्यादा की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं। हालांकि वह कड़ी मेहनत करेगा। वह अपने भाई के बारे में भी सोच रहा है और कोन को परीक्षा पास कराने में मदद करने के लिए नाइट बनने की पढ़ाई करने पर भी विचार कर रहा है। हाँ, उनका एक दूसरे के प्रति प्यार देखकर मुझे संतुष्टि मिलती है। सच कहूं तो मुझे इसकी परवाह नहीं कि वे सफल हैं या नहीं। जब तक वे सुरक्षित और खुश हैं, मैं संतुष्ट हूँ। पति पत्नी एक दूसरे से लिपटे हुए थे और अपने बेटों के स्कूल के काम को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके बेटे उनके काम में ढिलाई बरतने के अनुचित प्रयासों से काफी नाराज थे। पुजारी मंदिर, सोअरिंग ड्रैगन शाखा मंदिर के उप मंदिर प्रमुख लॉन्ग लिलेई के घर में 80 वर्ष से अधिक आयु की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति वाले 2 प्रतिभाशाली लोगों के होने की खबर पूरे सोअरिंग ड्रैगन शहर में तेजी से फैल गई। कुछ समय के लिए उड़ते हुए जुड़वां ड्रैगन शब्द हर किसी की जुबान पर थे। यहाँ तक कि सोअरिंग ड्रैगन शहर के सरकारी कार्यालय का प्रशासनिक अधिकारी भी चिंतित हो गया और उन्हें बधाई देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया। शूरवीर मंदिर और जादुई मंदिर दोनों ने दोनों बच्चों को ध्यान केंद्रित साधना के लिए जल्दी प्रवेश देने की पेशकश की, लेकिन लॉन्ग लिली ने उन्हें मना कर दिया और जोर देकर कहा कि वे स्नातक होने के बाद अपने अपने मंदिरों में शामिल होने से पहले मंदिर अकादमी में अध्ययन करें। पिताजी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। लॉन्ग कोन ने अपने सामने रखे पंचिंग बैग, लकड़ी के डंडे और पत्थर के ताले वाले प्रशिक्षण उपकरणों को देखा। उसके चेहरे पर भय का भाव था। लॉन्ग लिली ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम जल्द ही टेम्पल अकादमी में शूरवीरों की शाखा अकादमी में शामिल होने वाले हो। तुम्हारा भाई तुम्हारी परीक्षा दे सकता है, जो पहले से ही बहुत गलत है, लेकिन तुम हमेशा उस पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर तुम कम प्रतिभाशाली हो तो तुम्हें दूसरों से 10 नहीं 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। अकादमी शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है। इस महीने के भीतर तुम्हें अपनी बाहरी आध्यात्मिक शक्ति को कम से कम 10 अंकों तक विकसित करना होगा, ताकि एक शूरवीर की न्यूनतम योग्यता पूरी हो सके। वरना तुम दैनिक पाठ्यक्रम का पालन भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारा धोखा बहुत जल्दी उजागर हो जाएगा। मैंने अपने शूरवीर मित्रों से सलाह मशविरा करके तुम्हारे लिए एक सख्त शैतानी प्रशिक्षण योजना बना ली है। मुझे बचा लो।
लॉन कोन कोन भागने के लिए मुड़ा। लॉन लिली के हाथ में एक चमकती हुई रोशनी थी, एक सफेद बंधन वाला प्रभामंडल उसे जगह में जकड़े हुए था, जिससे उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिली। भले ही तुम जोर से चिल्लाओ, ये बेकार है, मुझे तुम्हारी माँ से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, लॉन लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर कि वो बच नहीं सकता और पास ही मुस्कुरा रहे लॉन डांगडांग को देखकर लॉन कोन के मन में एक भयावह विचार आया। ठीक है पिताजी, मैं भी प्रशिक्षण के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मेरा बड़ा भाई भविष्य में मेरे लिए परीक्षा देगा? क्या उसे भी शूरवीर के बुनियादी कौशल नहीं सीखने चाहिए? अगर कोई बाहरी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, तो चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, क्या वह भविष्य में मेरे लिए अच्छे अंक ला सकता है? अगर यह शैतानी प्रशिक्षण है तो हमें साथ मिलकर प्रशिक्षण लेना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? लॉन लिली अचंभित रह गई। उसने पास ही खड़े लॉन डांगडांग की ओर देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था, और बोली, तुम्हारी बात सही है डांगडांग, क्या तुम भागने की हिम्मत कर रहे हो? एक और बंधनकारी प्रभामंडल छा गया। पिताजी, मेरे भाई की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि हम एक शैतानी प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको उसकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को सील कर देना चाहिए, ताकि प्रशिक्षण का उद्देश्य पूरा हो सके, है ना? लॉन कोन ने प्रोत्साहित किया। लॉन कोन, क्या तुम इंसान भी हो? लॉन डांगडांग ने डांटते हुए कहा। लॉन कोन ने हे मुस्कुराते हुए कहा, तुम यही तो मांग रही हो। चलो साथ में मस्ती करते हैं। अगर तुम मुझे नीचे गिराने वाली हो तो यह मत सोचना कि इससे तुम्हें कोई फायदा होगा। मुहर शैतानी प्रशिक्षण शुरू। 1 महीने बाद 2 समान किशोर बड़े बड़े बैग लेकर विशाल प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर बिल्कुल अलग अलग भाव थे। 1 महीने पहले की तुलना में लांग डांग और लांग कोन दोनों ही थोड़े पतले, थोड़े गहरे रंग के, लेकिन काफी मजबूत लग रहे थे। लॉन डांगडांग की आंखों में थोड़ा उत्साह था, खासकर जब उसने विशाल प्रवेश द्वार पर टेम्पल अकादमी लिखे 4 शब्द देखे। उसके दिल में उत्साह की एक अदृश्य लहर दौड़ गई। जहां तक उसके बगल में खड़े लॉन कोन का सवाल है, उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। चलो चलें, पंजीकरण का समय हो गया है, लॉन डांगडांग ने कहा। लॉन कोन ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम बस इंतजार करो। लॉन डांगडांग ने सच्चाई से कहा, छोटे भाई, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। तुम्हें समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए और खूब पढ़ाई करनी चाहिए। दफा हो जाओ, लॉन कोन ने गुस्से से चिल्लाया। छोटे भाई, आप जानते हैं कि हमारा सोआरिंग ड्रैगन शहर अपने सुंदर पुरुषों और खूबसूरत महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है ना? लॉन डांगडांग ने धीरे से कहा। लॉन कोन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कोई बात नहीं शर्लिक, मैं स्पष्ट रूप से सबसे सुंदर हूं। लॉन डांगडांग ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे सोआरिंग ड्रैगन सिटी में सबसे उत्कृष्ट और सुंदर लड़कियां कहाँ हैं? हालांकि लॉन कोन आलसी था, पर बेवकूफ नहीं था। कभी सुस्त रहने वाला कोन तुरंत ऊर्जावान हो गया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने लॉन डांगडांग का हाथ पकड़ लिया। बड़े भाई, क्या कह रहे हो? लॉन डांगडांग ने मंदिर अकादमी के 4 बड़े पात्रों की ओर अपने होंठ उठाए। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ क्या मैं उन सभी को अकेले देख सकता हूं? मुझे आपको भी आमंत्रित करना चाहिए, है ना? लॉन कोन की आंखें तुरंत चमक उठीं। बड़े भाई, आप बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, वास्तव में दुनिया में सबसे अच्छे भाई होने के हकदार हैं। लॉन डांगडांग ने आह भरी, लेकिन किसी ने तो कहा कि वे मुझे माफ नहीं करेंगे। लॉन कोन ने तुरंत एक ईमानदार चेहरा बनाया। भाई लोग रातों रात कोई दुश्मनी नहीं पालते, है ना? खासकर जब तुम ये मेरे भले के लिए कर रहे हो, मेरे जीवन के लिए, मेरे भविष्य के लिए। अब मैं तुम्हारे श्रमसाध्य प्रयासों को समझ रहा हूं। तुम सचमुच मेरे असली भाई हो। कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा सगा भाई रहा हूं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से रिपोर्ट करो। भाई, मैं परीक्षा वगैरह के लिए तुम पर निर्भर रहूंगा। पिताजी ने जो कहा था उसे मत भूलना। तुम्हें शूरवीर की योग्यताएं भी सीखनी है। हाँ, तुम्हें मूल बातें भी सीखनी चाहिए ताकि तुम बाद में मुझे चुपके से सिखा सको। सौदा। 2 भाई बहन जो कुछ देर पहले तक एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहे थे, अब खुशी खुशी एक साथ टेम्पल अकादमी में चले गए थे। मंदिर अकादमी की स्थापना 6 महान पवित्र मंदिरों द्वारा भावी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से की गई थी।
जैसे जैसे संघ का विकास हुआ, 6 महान पवित्र मंदिरों की सामूहिक शक्ति और भी मजबूत होती गई और मंदिरों ने उत्कृष्ट लाभ प्रदान किए। हालांकि मंदिरों के विशाल कर्मचारियों ने पूरे संघ पर भारी वित्तीय दबाव डाला। इसलिए संघीय सरकारी मामलों के कार्यालय और 6 महान पवित्र मंदिरों के बीच परामर्श के बाद मंदिरों में प्रवेश के लिए सख्त नियम निर्धारित किए गए। आखिरकार अब वह अंधकार युग नहीं रहा जब मानव जाति राक्षस जाति के आगमन से बचने के लिए संघर्ष करती थी। मंदिर के कर्मचारियों की बड़ी संख्या अब संघ के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती थी। परिणामस्वरूप टेम्पल अकादमी की स्थापना हुई। टेम्पल अकादमी में छात्रों को उदारतापूर्वक प्रवेश दिया जाता था, लेकिन स्नातक स्तर पर कठोर नियम लागू थे। अकादमी ने 6 महान पवित्र मंदिरों द्वारा भेजे गए कुशल शिक्षकों को नियुक्त किया। टेम्पल अकादमी में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को अपेक्षाकृत उच्च शिक्षण शुल्क देना पड़ता था, जिसका उपयोग 6 महान पवित्र मंदिरों के खर्चों के लिए किया जाता था। इससे संघीय सरकार पर दबाव काफी हद तक कम हो गया। केवल वे ही टेम्पल अकादमी की स्नातक परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के पात्र थे जो 6 महान पवित्र मंदिरों में प्रवेश के पात्र थे। मूल्यांकन बहुत कठोर था और केवल वास्तव में उत्कृष्ट छात्र ही उत्तीर्ण हो सकते थे। इससे मंदिर के अनावश्यक कर्मचारियों की समस्या का भी समाधान हो गया। मंदिर अकादमी का इतिहास 1000 वर्ष से अधिक पुराना है और एक सहस्राब्दी के समायोजन के बाद 6 महान पवित्र मंदिर एक पुण्य चक्र में विकसित हो गए थे। नमस्ते, हम यहाँ रिपोर्ट करने आए हैं। मेरा नाम लोंग डांग डांग मैजिक अकादमी है। मेरा नाम लोंग कोन कोन नाइट्स अकादमी है। मंदिर अकादमी का रिपोर्टिंग कार्यालय एक अलग छोटी सी इमारत थी। हालांकि यह सिर्फ उड़ते हुए ड्रैगन शाखा अकादमी ही थी, फिर भी इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। 6 महान पवित्र मंदिरों में से प्रत्येक की एक अलग दिशा में एक अकादमी थी। उन सभी के अपने शिक्षण भवन और विशिष्ट साधना स्थल थे। छात्र पंजीकरण के लिए जिम्मेदार शिक्षक ने तुरंत प्रसन्न होकर पूछा, क्या आप दोनों सम्मानित ट्विन ड्रैगन हैं? लोंग भाई बहनों के आने से पहले ही मंदिर अकादमी में हलचल मच गई थी। आखिरकार वे इतने असाधारण थे कि उन्हें अकादमी प्रशिक्षण की आवश्यकता के बिना ही सीधे 2 पवित्र मंदिरों में प्रवेश मिल गया। हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और अकादमी में अध्ययन करने पर अड़े थे। इस मामले को सोआरिंग ड्रैगन शाखा अकादमी के 6 प्रधानाचार्यों ने व्यक्तिगत रूप से देखा। ऐसा कहा जाता था कि 6 महान पवित्र मंदिरों के प्रमुख के निर्देश थे, गुरुजी, हमें कौन सी पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा? हम फीस कहाँ से भरेंगे? लोंग कोन कोंग ने बेपरवाही से पूछा। अजनबियों के सामने लोंग डांग डांग काफी अंतर्मुखी था और लोंग कोन कोंग, जो छोटा भाई था, अक्सर जोर से बोलता था। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अकादमी आपकी ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ कर देगी और आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। हालांकि आपको छात्रवृत्ति केवल 12 साल की उम्र के बाद ही मिल सकती है। आइए, मैं आपकी प्रक्रिया में मदद करूंगा। उत्साह और उमंग के साथ शिक्षक ने दोनों भाइयों के नामांकन की प्रक्रिया तेजी से पूरी की। उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी अकादमी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छात्र बैज और 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म मिले। मैजिक अकादमी की स्कूल यूनिफॉर्म सफेद थी, जिसके सीने पर 12 विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने वाला एक बहुरंगी बैज लगा था। नाइट्स टेम्पल की वर्दी बेज रंग की थी, जिसमें छाती पर एक ढाल पर 2 पारखी हुई तलवारों का बैज लगा हुआ था। प्रतिभाशाली होने के कारण उनके साथ सामान्य छात्रों से अलग व्यवहार किया जाता था। उदाहरण के लिए उनके रहने की व्यवस्था भी अलग थी। पंजीकरण प्रभारी शिक्षक ने उन्हें बताया कि अन्य छात्र उनकी पढ़ाई और साधना में बाधा न डालें, इसके लिए उन्हें नाइट्स अकादमी और मैजिक अकादमी के छात्रावासों में अलग अलग कमरे दिए गए थे। टेम्पल अकादमी 12 कक्षाओं में विभाजित थी। छात्रों को 10वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाता था और उनसे 22वीं कक्षा में स्नातक होने की अपेक्षा की जाती थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वे मंदिर में शामिल हो सकते थे, अन्यथा उन्हें अपना करियर खुद चुनना पड़ता था। हालांकि साल के अंत में होने वाली परीक्षा में असफल होने पर किसी को भी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था, लेकिन वे उस वर्ष को दोहराने का विकल्प चुन सकते थे। हालांकि इसका मतलब ये भी था कि उन्हें अपनी ट्यूशन फीस का भुगतान जारी रखना पड़ता था। जो छात्र लगातार 3 वर्षों तक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते थे, उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। यह एकल कक्षीय उपचार केवल 11वीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्रों के लिए उपलब्ध था। पंजीकरण कार्यालय से बाहर निकलने के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। लोंग कोन कोंग ने अपनी वर्दी का एक सेट निकाला और लोंग डांग डांग को दे दिया, जिसने भी वैसा ही किया। इस तरह दोनों अकादमियों की वर्दियों के 2-2 सेट उनके पास आ गए। कोन कोंग, वहां सावधान रहना।
शूरवीर के कौशल अच्छी तरह सीख लो, कम से कम सिद्धांत तो सीख लो ताकि तुम मुझे सिखा सको। समझे? लॉन्ग डांग डांग ने निर्देश दिया। समझ गया, समझ गया। मैं अब जा रहा हूँ, बाद में तुम्हें हमारी अकादमी की खूबसूरत महिला शूरवीरों के बारे में बताऊंगा। हा हा हा। लॉन कोनकोंग ने हंसते हुए कहा और उत्साह से अपनी वर्दी को गोद में लिए नाइट्स अकादमी की ओर बढ़ गया। लॉन्ग डांग डांग भी मैजिक अकादमी की ओर चल पड़ा। जादूगर अकादमी, मैं आ रहा हूँ। लॉन कोनकोंग जब कक्षा में बैठा तो वह बहुत नाखुश लग रहा था। वह सुबह ही रिपोर्ट कर आया था और मैट्रिकुलेशन के बाद उसकी पहली कक्षा दोपहर में शुरू होने वाली थी। उसे नाइट्स अकादमी के प्रथम श्रेणी के छात्रों के लिए कक्षा 1 में रखा गया था, यानी नाइट्स अकादमी के प्रथम श्रेणी के छात्र के रूप में। उसने अपने सहपाठियों से सुना था कि नाइट्स अकादमी में प्रवेश के लिए जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता 20 वर्ष है, लेकिन प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह अधिकतम 30 वर्ष है। ये सब तो ठीक था, लेकिन उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे लांग डांग डांग ने उसके साथ छल किया है। वे खूबसूरत युवतियां कहाँ थीं जिनके बारे में उन्होंने बात की थी? वे कहाँ थीं? पहली कक्षा में 30 छात्र थे और जब उसने कमरे पर नजर दौड़ाई तो उसे डेस्क से लेकर कुर्सियों और बेंचों तक हर जगह सिर्फ लड़के ही दिखाई दे रहे थे। हाँ, वहां एक भी लड़की नहीं थी। हमारी कक्षा में कोई लड़की क्यों नहीं है? लॉन कोनकोंग ने अपने डेस्कमेट का हाथ पकड़ लिया और पूछा। जीनियस, हमारी पहली कक्षा में प्रवेश के मानक बहुत ऊंचे हैं। और तो और, बहुत कम लड़कियां नाइट बनने को तैयार होती हैं। ज्यादातर लड़कियां जादू में विशेषज्ञता चुनती हैं। अगर वे हमारी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति प्रणाली चुन भी लेती हैं, तो भी वे आमतौर पर हत्यारे जैसा कुछ चुनती हैं। हमारी नाइट्स अकादमी भिक्षुओं की अकादमी के नाम से मशहूर है। अफवाह है कि 5 नए छात्रों की कक्षाओं में सिर्फ 3 लड़कियां हैं। क्या मैं लड़कियों वाली कक्षा में जा सकता हूँ? लॉन कोनकोंग ने शोकपूर्ण स्वर में पूछा। ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम हमारी नाइट्स अकादमी के पहले जीनियस हो और हेड टीचर तुम्हें जाने नहीं देंगे। वैसे जीनियस, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम शी फैंग है और मेरी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 55 है। तुम्हारे अलावा मैं अपनी कक्षा में सबसे ऊपर हूँ। अब से मैं तुम पर भरोसा करूंगा। शी फैंग एक लंबा और हट्टा कट्टा युवक था। सोआरिंग ड्रैगन सिटी में उसका रूप रंग तो कुछ खास नहीं था, लेकिन उसका चेहरा सरल और ईमानदार था। ठीक है, ठीक है। लॉन कोनकोंग अपनी मेज पर ऊब कर बैठ गया। शी फैंग, तो बताओ, किस अकादमी में सबसे ज्यादा सुंदरियां हैं? शी फैंग ने अपना सिर खुजाते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि जादू की तीनों विशेषज्ञताओं में काफी कुछ है। लॉन कोनकोंग अचानक उठ बैठा और मन ही मन सोचने लगा। लॉन्ग डांग डांग, तुमने जादू की विशेषज्ञता चुनी। तुम बहुत चालाक हो। मैं इसके झांसे में आ गया। ठीक उसी समय एक लंबा चौड़ा व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। 2 मीटर से ज्यादा लंबे और बेहद मजबूत शरीर वाला वह आदमी लगभग 30-40 साल का लग रहा था। उसके चौड़े कंधे किसी शहर की दीवार जैसे लग रहे थे और उसके चेहरे पर नुकीली दाढ़ी थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उससे एक अदृश्य और भयावह आभा निकली। 30 छात्र जो अच्छा समय बिता रहे थे, तुरंत शांत हो गए। मैं तुम्हारा फॉर्म टीचर हूँ, वे हो। आज से मैं अगले 12 सालों तक तुम्हारी कक्षा का जिम्मेदार रहूंगा। बेशक यह इस शर्त पर है कि तुम सब हर साल परीक्षा पास कर लोगे। परीक्षा पास करने के बारे में अपने आखिरी शब्द बोलते हुए उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। लॉन कोनकोंग ने मन ही मन आह भरते हुए सोचा, ऐसा क्यों है कि शिक्षक भी एक हट्टा कट्टा आदमी है? अच्छा होता अगर कोई सुंदर महिला शिक्षक होती। लॉन कोनकोंग कौन है? खड़े हो जाओ। वे हो दहाड़ उठी। जीनियस, वो तुम्हें बुला रहा है। शी फैंग ने दिवंगत जीनियस को थपथपाया। हम। लॉन कोनकोंग ने वे हो की ओर देखा। लॉन कोनकोंग, खड़े हो जाओ। वे हो फिर चिल्लाया, जिससे कक्षा की खिड़कियां हिलने लगीं। तभी लॉन कोनकोंग आलस से खड़ा हुआ। यह मैं हूं। वे हो ने लॉन कोनकोंग को घूर कर देखा। हालांकि वह लड़का बेपरवाह लग रहा था, पर वे हो के प्रभावशाली आभामंडल से बिल्कुल भी दबा नहीं था। वे हो ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। वह सचमुच 87 की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति वाला एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति होने का हकदार था। अब से आप पहली कक्षा के छात्र कक्षा 1 के क्लास लीडर होंगे। क्या आपको कोई समस्या है? लॉन कोनकोंग ने अवचेतन रूप से अपने सहपाठियों के एक समूह की ओर देखा, जो उसके साथियों से कहीं ज्यादा हटे कट्टे थे। भला कौन इतने हटे कट्टे लोगों का नेता बनना चाहेगा?
लॉन कोन कॉन्ग, हालांकि तुम में अद्भुत प्रतिभा है, फिर भी तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। और न केवल तुम्हें स्वयं कड़ी मेहनत करनी होगी, बल्कि अपने सहपाठियों की भी मदद करनी होगी। अपने सभी सहपाठियों को एक साथ प्रगति करने के लिए प्रेरित करो, किसी को भी पीछे न रहने दो और सभी को सुचारू रूप से स्नातक होने और मंदिर में प्रवेश करने में सक्षम बनाओ। एक प्रकाशमान दानदाता के रूप में ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और अकादमी की तुमसे यही गहरी आशा भी है। आओ मैं तुम्हें उसका परिचय करा दूं। 87 की सहज आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति वाले लॉन कोन कॉन्ग सोआरिंग ड्रैगन सिटी और यहां तक कि पूरे अन्नो प्रांत के नाइट स्पेक्ट्रम के इतिहास में प्रथम प्रतिभाशाली हैं। अब आइए हमारे प्रथम श्रेणी के कक्षा 1 के कक्षा नेता के रूप में उनका हार्दिक स्वागत करते हुए तालियां बजाएं। ताली ताली ताली। तालियों की गड़गड़ाहट से कमरा भर गया। लॉन कोन कॉन्ग ने पलकें झपकाईं, अपनी शर्मिंदगी को खांसी से छुपाया, लेकिन उसकी एक खांसी ने पूरी कक्षा को तुरंत खामोश कर दिया। उसके सभी सहपाठी उसे घूर रहे थे, उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। जूनियर कॉलेज के शिक्षण वातावरण का अनुभव करने के बाद वे जानते थे कि 87 की सहज आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का क्या अर्थ होता है। इससे ये संकेत मिलता था कि भविष्य में उसके पास दिव्यसील नाइट के पद को चुनौती देने का अवसर था। जब अंतर बहुत बड़ा था तो उन्होंने उसे चुनौती देने के बारे में सोचा भी नहीं था। वेई हुओ ने लॉन कोन कॉन्ग की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। कक्षा प्रमुख, कुछ शब्द बोलिए। अच्छा, सभी को नमस्कार, मैं लॉन कोन कॉन्ग हूँ, अब से हम सभी साथी हैं। मैं आप लोगों को उड़ान भरने के लिए प्रेरित करूंगा। क्लास लीडर बहुत ताकतवर है, शी फैंग सबसे पहले चिल्लाया। तुरंत ही नाइट्स अकादमी की पहली कक्षा के सभी बच्चे जयकारे से गूंज उठे। वेई हुओ ने संतुष्ट होकर लॉन कोन कॉन्ग को बैठने का इशारा किया। वह क्लास लीडर से संतुष्ट था जो छात्रों के साथ आसानी से घुल मिल जाता था। शुरू में उसे चिंता थी कि अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण लॉन कोन कॉन्ग घमंडी हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि वह बहुत अच्छा कर रहा था। बहुत अच्छा। अब बताओ, एक शूरवीर के लिए 10 आचार संहिताएं क्या हैं? सभी छात्रों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, विनम्रता, ईमानदारी, दया, बहादुरी, न्याय, बलिदान, सम्मान, दृढ़ता, प्रेम और धार्मिकता। एकमात्र व्यक्ति जो अस्पष्ट लग रहा था वह लॉन कोन कॉन्ग था, लेकिन अपने सहपाठियों के उत्साह के बीच उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ हलचल हो रही है। उसका खून खौलने लगा और वह भी चिल्लाने लगा। सोआरिंग ड्रैगन सिटी में जादू की मंदिर अकादमी शाखा। बाकी सभी की तरह लॉन डांगडांग की कक्षा में भी 30 छात्र थे। निस्संदेह वे मैजिक अकादमी के प्रथम श्रेणी के जादूगर वर्ग के छात्र थे। 11 लड़के, 19 लड़कियां। सोआरिंग ड्रैगन सिटी खूबसूरत महिलाओं के उत्पादन के लिए महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध शहर था। इसलिए जब लॉन डांगडांग ने कक्षा में प्रवेश किया तो वह अपनी सहपाठियों की जीवंत सुंदरता देखकर दंग रह गया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि कक्षा की 19 लड़कियों में से कम 10 ने उसे चुपके से देखा था। 3 अन्य ऐसा करने में बहुत शर्मिंदा लग रही थीं और बाकी 4 उसके पीछे बैठी थीं। अपने शुरुआती विकास के कारण लड़कियां लड़कों से थोड़ी लंबी थीं। सभी लड़कियां काफी संकोची थीं, किसी ने भी उनका अभिवादन करने की पहल नहीं की। हालांकि उनकी डेस्कमेट कक्षा की सबसे आकर्षक लड़कियों में से एक थी। वह सिर्फ 10 साल की थी और पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई थी, फिर भी उसकी नाजुक और कोमल नजरों ने लॉन डांगडांग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तभी कक्षा का दरवाजा खुला और 20 साल की एक खूबसूरत महिला अंदर आए। उसके लंबे भड़कीले बाल कंधों पर गिर रहे थे, उसकी गुलाबी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। उसका शरीर सुडौल और सुडौल था, स्त्रीत्व का प्रतीक। सभी को नमस्कार, मैं आपकी कक्षा की शिक्षिका सी यू हूँ। कुछ समय तक मैं जादू के इस अद्भुत सागर की खोज में आपका साथ दूंगी। सभी लोग अपना परिचय देंगे, जिसमें आपका नाम और वह जादुई गुण शामिल होगा जिसे आप सीखना चाहते हैं। अकादमी आपकी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति के विवरण को गोपनीय रखेगी। प्रतिभा ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन अगर आपकी प्रतिभा अत्यधिक उत्कृष्ट है तो बात अलग हो सकती है। बात करते समय उसने अवचेतन रूप से लॉन डांगडांग की ओर देखा और उसे एक चमकदार मुस्कान दी। उसकी मुस्कान से मोहित होकर लॉन डांगडांग अचंभे में पड़ गया। शिक्षक सी यू की मुस्कान वास्तव में उज्ज्वल थी। ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं, सी यू ने सीधे लॉन डांगडांग की ओर इशारा किया। मैं। लॉन डांगडांग जल्दी से खड़ा हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया। वह दिखने में अच्छा था और इस लाली ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। नमस्ते शिक्षक, नमस्ते सभी को। मैं घबराहट के कारण वह हकलाते हुए बोला।
कोई बात नहीं, शांत रहो। आखिरकार तुम हमारी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र हो। मैं इसे गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करना असंभव है, सीयू ने हंसते हुए कहा। प्रतिभाशाली लेकिन शर्मीले लड़के के लिए उसका स्नेह स्पष्ट था। लॉन्ग डांग डांग ने रुककर खुद को संभाला। मेरा नाम लॉन्ग डांग डांग है। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि जादू की कौन सी शाखा चुनूं। जाहिर है उसने अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसे 7 जादुई तत्वों का अनुमोदन प्राप्त था और वह आजादी से चुन सकता था, यहाँ तक कि अगर वह बोझ उठा सकता था तो कई शाखाएं भी चुन सकता था। सीयू ने स्वीकार किया और अन्य छात्रों से कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी ने डांग डांग की असाधारण प्रतिभा के बारे में सुना होगा। मेरा प्रस्ताव है कि वह हमारा क्लास मॉनिटर बने। जो लोग सहमत हैं वे अपने हाथ उठाएं। लॉन्ग डांग डांग के अलावा मैजेस क्लास 1 के 29 सहपाठियों में से 25 ने अपने हाथ उठाए, जिनमें से सभी 19 लड़कियों ने इसके पक्ष में मतदान किया। क्लास मॉनिटर, मैं। लॉन्ग डांग डांग ने हैरानी से सीयू को देखा, उसके पास शब्द नहीं थे। शायद उसे अपने छोटे भाई के साथ ज्यादा सुकून मिलता था। देखिए, ये सबकी सहमति है। अब हमारे क्लास मॉनिटर कुछ शब्द बोलिए। सीयू ने ताली बजानी शुरू कर दी और बाकी छात्र भी ताली बजाने लगे। लॉन्ग डांग डांग शर्मा गया। गुरुजी, मुझे डर है कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। फिर वह जल्दी से बैठ गया। लगता है हमारे क्लास मॉनिटर को एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, चलिए अपना परिचय बाईं और पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। लॉन्ग डांग डांग थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। जब वह कोन के साथ बेसिक अकादमी में था तो वे अपना ज्यादातर समय खेलने में बिताते थे। उसे एक अच्छा छात्र तो क्या, क्लास मॉनिटर भी नहीं माना जा सकता था। अलग होने के बाद उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन वह औसत ही रहा। अब जब वह उच्च स्तरीय टेम्पल अकादमी में आ गया था तो वह अचानक क्लास मॉनिटर बन गया था। सच कहूं तो वह अचानक से चौंक गया था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एक हाथ ने उसकी तरफ एक टिश्यू पेपर बढ़ाया। पसीना आ रहा है, पोंछ लो, एक धीमी आवाज सुनाई दी। लॉन्ग डांग डांग ने सहज रूप से अपने डेस्कमेट की ओर रुख किया जो उस पर मुस्कुरा रहा था। थैंक यू। उसने टिश्यू लिया, अपना माथा पोंछा और उस पर हल्की खुशबू महसूस की। चलो क्लास मॉनिटर, जान पहचान हो जाए। मैं जिया हूँ। उसके बगल में बैठी लड़की खुशी से मुस्कुराए। हेलो, मैं लॉन्ग डांग डांग हूँ। जल्द ही सभी छात्रों ने अपना परिचय दे दिया। शायद लापरवाही के कारण लॉन्ग डांग डांग को सिर्फ अपने डेस्कमेट का नाम ही याद था। ठीक है, चलिए कक्षा शुरू करते हैं। चूंकि आप सभी यहाँ आए हैं, मुझे लगता है कि आपको जादूगरों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी होगी। हमारी दुनिया में अनगिनत तत्व हर उस वस्तु का निर्माण करते हैं जो हमारे सामने आती है, हर उस दृश्य का निर्माण करते हैं जिसे हम देखते हैं, यहाँ तक कि हम स्वयं भी। जादूगर उन तत्वों को नियंत्रित करते हैं जिनके साथ वे सबसे अधिक संगत होते हैं और उनकी शक्ति का उपयोग करते हैं। ये नियंत्रित तत्व हमारा जादू बन जाते हैं। हमारे अध्ययन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उस जादू के गुणों को समझें जिसमें आप विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे। केवल अपने जादुई गुण को जानकर ही आप कुशलतापूर्वक साधना कर सकते हैं। आपकी अंतर्निहित जादुई आध्यात्मिक शक्ति के जागरण के दौरान संबंधित तत्व मूर्ति चमकीली हो जाती है। ये दर्शाता है कि आप इस तत्व के अनुकूल हैं। यदि एक ही समय में कई मूर्तियां चमकती हैं, तो जो भी सबसे चमकीला हो वह आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प है। बेशक, यदि आप आश्वस्त हैं और आपके पास पर्याप्त समय है तो आप एक साथ साधना के लिए कई गुण चुन सकते हैं, बशर्ते वे अनुकूल हों। लेकिन आपको एक को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी अकादमी के अनुभव के आधार पर हम आपको एक प्रकार का जादू चुनने का सुझाव देते हैं, क्योंकि केंद्रित साधना आपको उच्च स्तर तक अधिक आसानी से पहुंचने में मदद करती है। क्लास मॉनिटर, आपको शुरू करना चाहिए। हमें अपने विचार बताएं। आपके जागरण के दौरान कितनी मूर्तियां चमकीं, उनकी चमक का स्तर क्या था और आप कैसे चुनेंगे? सीयू लॉन्ग डांग डांग में काफी दिलचस्पी ले रहा था और उसने उसे फिर से खड़े होने के लिए कहा। लॉन्ग डांग डांग ने ईमानदारी से जवाब दिया, 7 मूर्तियां चमक रही थीं। मुझे लगता है कि वे सभी चमकीली थीं। मैं कोई अंतर नहीं देख सका। सीयू के चेहरे के कोने सिकुड़ गए। 7 तत्वों से आशीर्वाद। क्लास मॉनिटर, कृपया बैठ जाए। खैर, उसकी गिनती नहीं होती, वह एक बाहरी व्यक्ति है। आप सब ऐसा दिखावा करें कि आपने यह बात नहीं सुनी, मैं किसी और से पूछ लूंगा। पूरी कक्षा हंसी से गूंज उठी।